नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पहले लेते हैं एटम, परमाणु। क्या है परमाणु? देखो, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाजित कण परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाजित कण परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। तो देखो, जो परमाणु है वह क्या होता है? अविभाजित। आप आगे परमाणु को और अन्य कणों में विभाजित नहीं कर सकते हो, तो जो परमाणु है वो अविभाजित होता है। अब परमाणु की संरचना को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। इन मॉडलों को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला तो अपने है क्लासिकल मॉडल और दूसरा अपने है मॉडर्न मॉडल, आधुनिक मत और चिर संबंध। हम उसमें पहले लेते हैं क्लासिकल मॉडल में। पहला है अपने पास थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखो, थॉमसन ने परमाणु का प्लैंक पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया। तो कौन सा मॉडल था इनका? इन्होंने परमाणु का प्लैंक पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया। प्लैंक पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया। ये देखो, ये है इनका प्लैंक पुडिंग मॉडल। इसमें इन्होंने परमाणु की तुलना एक तरबूज से की है। यह है बीज। इस बीज की तुलना इन्होंने इलेक्ट्रॉन से की है। यह है रेड वाला पार्ट, गिरी। इस गिरी की तुलना इन्होंने धनात्मक भाग या कहें हम नाभिक से की थी। धनात्मक भाग या कहें हम नाभिक से की थी। इन्होंने कहा जिस प्रकार से एक तरबूज में बीज जो है वो बिखरे हुए होते हैं, उसी प्रकार एक परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। यह था थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इसके आगे आता है अपने पास रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखो, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने से पहले एक प्रयोग किया, वो था अल्फा पर्किनन प्रयोग। तो पहले हम स्टडी करते हैं अल्फा पर्किनन प्रयोग। इस अल्फा पर्किनन प्रयोग को करने के लिए इन्होंने अल्फा कर लिए, साथ ही स्वर्ण पन्निका ली। ये पर्दा है यहां पर जेडनस का, यह है पर्दा। यह है आपकी स्वर्ण पन्निका। ये देखो, इस स्वर्ण पन्निका के ऊपर इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। यह है अल्फा कण। देखो, हीलियम नाभिक को ही अल्फा कण कहते हैं। जो हीलियम नाभिक है उसे ही हम अल्फा कण कहते हैं। इस प्रयोग में देखो उन्होंने क्या देखा? यह है 20,000 में से एक कण। इन्होंने अल्फा पर्किनन प्रयोग किया। इसमें इन्होंने अल्फा कणों की बौछार किसके ऊपर की? स्वर्ण पन्निका के ऊपर। अब देखो, इस प्रयोग से उन्होंने क्या देखा? तो पहले लेते हैं हम परीक्षण और उसके बाद देखेंगे कि अल्फा पर्किनन प्रयोग से रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या इसको रिजल्ट प्राप्त हुई। तो पहले हम देखते हैं परीक्षण। परीक्षण इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन के सीधे ही गुजर जाते हैं। पहला है अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन के
सीधे ही गुजर जाते हैं। पहला इनका प्रेडिक्शन था कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन के सीधे ही गुजर जाते हैं। दूसरा इन्होंने देखा कि लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जिस पथ पर जाता है उसी पथ पर पुनः लौट कर आ जाता है। लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जिस पथ पर जाता है उसी पथ पर पुनः लौटकर आ जाता है। पुनः लौटकर आ जाता है। दूसरा इन्होंने देखा कि लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जिस पथ पर जाता है उसी पथ पर पुनः लौटकर आ जाता है। तीसरा इन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर उसी तरह चक्कर लगाते हैं जिस तरह ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार से चक्रण करते हैं जिस प्रकार से ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। उपग्रह चक्कर करते हैं। तीसरा देखो क्या निष्कर्ष निकाला, क्या इन्होंने देखा, क्या प्रेक्षण प्राप्त हुआ इनको कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार से चक्रण करते हैं जिस प्रकार से ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। एक बार फिर से देख लो, अल्फा परिघनन प्रयोग से रदरफोर्ड ने 3 प्रेक्षण प्राप्त किए। पहला प्रेक्षण प्राप्त किया इन्होंने कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन के सीधे ही गुजर जाते हैं। ये देखो, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन के सीधे ही गुजर जाते हैं। अगला, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जिस पथ पर जाता है उसी पथ पर पुनः लौटकर आ जाता है। ये देखो, ये अल्फा कण जिस पथ पर जा रहा है उसी पथ पर पुनः लौट करके आ जा रहा है। तीसरा इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार से चक्रण करते हैं जिस प्रकार से ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्रण करते हैं। तो ये अल्फा परिघनन प्रयोग से रदरफोर्ड ने प्रेक्षण प्राप्त किए। अब देखते हैं कि अल्फा परिघनन प्रयोग से रदरफोर्ड ने क्या रिजल्ट प्राप्त किए, क्या निष्कर्ष निकाले। तो अब है निष्कर्ष। निष्कर्ष, रिजल्ट। पहले इन्होंने बताया कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन के सीधे ही गुजर जाते हैं, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, खोखला होता है। अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन के सीधे ही गुजर जाते हैं, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, खाली होता है, होल होता है। अगला देखो, इन्होंने देखा कि 20,000 में से एक अल्फा कण जिस पथ पर जाता है उसी पथ पर पुनः लौटकर आ जाता है। ये तभी संभव है जब इसको एक परबल प्रतिकर्षण बल का सामना करना पड़े, अर्थात केंद्र में एक परबल प्रतिकर्षण बल है जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो हम कहेंगे इन्होंने किसकी खोज की, नाभिक की खोज की। 20,000 में से एक अल्फा कण जिस पथ पर जाता है उसी पथ पर पुनः लौटकर आ जाता है। ये तभी संभव है जब इसको परबल प्रतिकर्षण बल का सामना करना पड़े, अर्थात
परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में समाहित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। अर्थात परमाणु के केंद्र में नाभिक होती है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होती है। ये इन्होंने दूसरा निष्कर्ष निकाला। तो आपसे किसी ने पूछ लिया, जैसे रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? आपके पास पहला विकल्प है इलेक्ट्रॉन, दूसरा विकल्प है प्रोटॉन, तीसरा विकल्प आपके पास न्यूट्रॉन और चौथा विकल्प आपके पास नाभिक। तो क्या विकल्प ठीक होगा? रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? नाभिक की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की। अब देखो, इसके साथ ही इन्होंने नाभिक का आकार कितना होता है, परमाणु का आकार कितना होता है, नाभिक की जो त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है कि नहीं करती है। अगर द्रव्यमान संख्या के ऊपर निर्भर है तो किस घात के समानुपाती है, तो वो भी इन्होंने बताया। तो अब हम देखते हैं आगे। जो निकटतम पहुंच की दूरी है उसके द्वारा इन्होंने नाभिक के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी की कोटि की होती है। 1 फर्मी बोल सकते हो, या इसे 10⁻13 सेंटीमीटर की कोटि की होती है। अगला इन्होंने कहा कि परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻13 मीटर, परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर, या हम कहें इसे 1 एंगस्ट्रॉम, या इसे हम कहें 10⁻8 सेंटीमीटर की कोटि की होती है, की कोटि की होती है। इन्होंने इस प्रयोग के द्वारा यह भी बताया, अब अगर हमें R न्यूक्लियस अपॉन R एटम, नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। देखो, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻15 मीटर, और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10। अब देखो, इसको सोल्व करो। यदि अंश और हर में घातों का चिन्ह समान है तो आप उसे सामान्यतः घटा सकते हो। तो देखो, यहां पर 10⁻15, यहां पर 10⁻10। इसको आप काट दोगे तो ऊपर क्या बचेगा? 10⁻5 और ये रहा 1। तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 10⁵5 गुना बड़ी होती है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो या। अब देखो, यदि 10⁻5 को हम अंश से हर में लाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, ये आप क्या हो जाएगा? 10⁻5। तो क्या देखा इन्होंने? आप हम कह सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 10⁵5 गुना बड़ी होती है। आगे इन्होंने ये कहा कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। और समानुपाती क्या होती है? इन्होंने कहा कि R समानुपाती 1⁻1/3 द्रव्यमान संख्या की घात 1/3 के समानुपाती होती है। और जब इस समानुपाती नियतांक को हटाया तो एक सूत्र डेवलप हुआ यहाँ पर, R न्यूक्लियस इक्वल टू R नोट 1/3। यहां पर R नोट है आपके पास नियतांक, जिसका मान है 1.33 F, 1.33 फर्मी, या इसे कहें हम 1.33 × 10⁻⁻15 मीटर। A है यहां पर आपके पास द्रव्यमान संख्या, R न्यूक्लियस है आपके पास नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या। आप इस फॉर्मूले के द्वारा अगर आपको किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या पता है तो आप उसकी त्रिज्या आराम से
याद करें